आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गोरखपुर के 5 साल के लिटिल योगी की भी बहुत हो रही है। चलिए देखते हैं। दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व चल रहा है, जहां पूरे भारत की झलक देखने को मिल रही है। यहां 26 जनवरी की परेड में शामिल हुई झांकियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही लोक नृत्य और अलग अलग राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद भी सबको लुभा रहा है। यही नहीं, जब यहां सेना का बैंड परफॉर्म करता है तो पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ से ढके मैदान पर क्रिकेट खेला जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग इलाकों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले यहां बर्फ को काटकर ग्रीन मैट बिछाकर पिच तैयार की गई, जिस पर खेलते हुए बल्लेबाजों ने जमकर चौके छक्के लगाए। घुटनों तक जमी बर्फ के बीच खड़े होकर खिलाड़ी फील्डिंग करते नजर आए। तस्वीरें बता रही हैं कि यहां स्नो क्रिकेट के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है। फतेहपुर में 7 साल के कृष्णा किशोरी व्यास अपनी अनूठी भक्ति और कथा वाचन से सबका ध्यान खींच रही हैं। भगवान कृष्ण को मामा और राधा रानी को मामी कहने वाली नन्ही कथावाचक 3-3 घंटे तक बिना रुके भागवत कथा सुनाती हैं। नन्ही कथावाचक को सुनने पहुंचे श्रद्धालु उसकी प्रतिभा, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास की सराहना करते दिखे। इतनी कम उम्र में शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान, स्पष्ट उच्चारण और भावपूर्ण प्रस्तुति सबको लुभा रही है। परिवार से मिली प्रेरणा और सात्विक जीवन शैली ने उसे चर्चा में ला दिया है। कथा में मिलने वाला चढ़ावा भी ये नन्ही बच्ची मंदिर में ही समर्पित कर देती है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी के अंदाज में जब इस लिटिल योगी ने मंच से बोला तो तालियां गूंज उठी। दरअसल योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा वाली छवि के असर से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान 5 साल का लिटिल योगी सीएम योगी के आने से पहले मंच पर पहुंच गया और माइक पर उन्हीं के अंदाज में बोलने लगा। 5 साल के अश्विन त्रिपाठी को देख मंच पर पहुंचे सीएम योगी भी मुस्कुराए बिना नहीं रहे। अश्विन नर्सरी का छात्र है और उसका ये वीडियो काफी चर्चित हो गया है। प्रयागराज में माघ मेला की शुरुआत गंगा पूजा के साथ होती है। गंगा नदी पर कुछ वक्त के लिए कई पीपा पुल बनाए जाते हैं। इन्हीं पुलों से श्रद्धालु एक जगह से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। यहाँ की परंपरा यह है कि श्रद्धालु इन पुलों की पूजा करते हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक फूलों की माला बांधते हैं। मानता पूरी हो गई, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ। क्या बांध रही है पुल पर? माला यहाँ से उस पार तक के पूरा पुल बांध पूरा। किसी भी कार्य को पूरा होने के लिए जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो हम उसको बांधते हैं। श्रद्धालु पूजा के बाद मां गंगा से मनोकामना मांगते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इन पुल पर फूलों की माला बांधी जाती है। ये मां गंगा को धन्यवाद देने का एक तरीका है। और अब बात करते हैं मिड एज में होने वाली खतरनाक डिमेंशिया बीमारी की। जी हाँ, डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिससे जानने पहचानने की क्षमता कम होती जाती है। हाल ही में द लैंसेट साइकेट्री में पब्लिश यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिसर्च में मिड लाइफ के 6 खास डिप्रेसिव लक्षणों की पहचान की गई और ये लक्षण आगे चलकर खतरे की घंटी हो सकते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे दुनिया भर में 5.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। हालांकि डिमेंशिया को रोकने का कोई अचूक तरीका तो नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसके जरिए जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई सामान कहीं रख दिया और जरूरत पड़ने पर आपको याद नहीं आता कि वो सामान कहाँ रखा है? अगर ऐसे हालात सामने दिखाई दें तो आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? फर्ज करिए आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है
और कभी कोई जरूरी सामान कहीं रखकर जाते हैं या फिर कभी किसी का नाम याद नहीं आता और कभी काम करते हुए ध्यान इधर उधर भटकता है तो कभी अजीब सा डिप्रेशन और कमजोरी महसूस होती है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे संकेतों को हम अक्सर उम्र, काम का प्रेशर या रोजमर्रा के तनाव का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये बदलाव हमेशा इतने मामूली नहीं होते हैं। हाल ही में द लैंसेट साइकेट्री में पब्लिश यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। रिसर्च में मिड लाइफ के 6 खास डिप्रेसिव लक्षणों की पहचान की गई है और ये लक्षण आगे चलकर खतरे की घंटी हो सकते हैं। और स्टडी में चौंकाने वाली बात यह है कि डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी रातों रात नहीं होती, बल्कि इसके सिग्नल 2 दशक पहले से ही मिलने लगते हैं। कॉन्फिडेंस में कमी, लगातार घबराहट और भावनात्मक बदलाव सिर्फ डिप्रेशन के संकेत नहीं है। ये दिमाग में शुरू हो रहे न्यूरो डीजेनरेटिव प्रोसेस की शुरुआती चेतावनी भी हो सकते हैं। न्यूरो डीजेनरेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि ब्रेन सेल्स धीरे धीरे कमजोर और नष्ट हो रही हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी में 55 साल से अधिक उम्र के 5000 से ज्यादा लोगों की लाइफ को 2 दशकों तक ट्रैक किया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों में कुछ खास तरह के डिप्रेसिव लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे थे, उनमें आगे चलकर डिमेंशिया का खतरा ज्यादा था। अगर आप युवा है, मिड 50s में है या आप बुजुर्ग हैं या इवन बच्चों को भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं इनको डिमेंशिया है नहीं, वो सिम्टम्स हैं। नंबर 1 कि अगर आपको छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, आपको दिन तारीख याद नहीं रहती है, आपको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, सिंपल डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, या कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन के कम हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिक्कत हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग में दिक्कत हो रही है, या इवन जब आप कुछ ऐसे मूड चेंज हो जाते हैं, व्यवहार ऐसा चेंज हो रहा है आपका कि आपको आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लोगों से आप दूर हो रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज नहीं हो रहे हैं आपके, तो इसका मतलब आपके ये सिम्टम्स जो है वो डिमेंशिया के हो सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल की वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर 3 सेकंड में एक नया व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो रहा है। आने वाले सालों में यह खतरा और भी तेजी से बढ़ने वाला है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो साल 2060 तक हर साल करीब डिमेंशिया के 10 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। रिसर्च में मिड लाइफ के कुछ ऐसे मानसिक और भावनात्मक बदलाव सामने आए हैं जो पहली नजर में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन आगे चलकर डिमेंशिया के जोखिम को और बढ़ा सकते हैं। मसलन खुद पर भरोसा कम होना, समस्याओं का सामना करने में कठिनाई, गर्मजोशी और भावनात्मक जुड़ाव की कमी, लगातार घबराहट या बेचैनी, काम पूरा करने के बाद भी असंतोष, फोकस करने में कठिनाई। यानी हमारी रोज की कई आदतें अनजाने में दिमाग पर धीरे धीरे नकारात्मक असर डालती हैं। ये आदतें सीधे तौर पर याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक सेहत को कमजोर कर सकती हैं और लंबे समय में ब्रेन एजिंग की स्पीड बढ़ा सकती हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि ब्रेन को डैमेज करने में किन आदतों की भूमिका हो सकती है। नींद की कमी, धूम्रपान, शराब का सेवन, हाई शुगर डाइट, नेगेटिव थिंकिंग, क्रॉनिक स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन, ज्यादा स्क्रीन टाइम और नई चीजें न सीखने जैसी आदतें शामिल हैं। लिहाजा रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव भी हमारी ब्रेन हेल्थ में बड़ा फर्क ला सकते हैं। मसलन बैलेंस डाइट लें, फल सब्जियां खूब खाएं, चीनी कम खाएं, 8 घंटे की नींद लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन या योग करें, पॉजिटिव सोचें, लोगों से जुड़े रहें, स्ट्रेस मैनेज करें, नई चीजें सीखते रहें और स्क्रीन टाइम भी कम करें। एक्सपर्ट्स ने ब्रेन डेडली फूड्स को मिलाकर एक खास डाइट डेवलप की है जिसे माइंड डाइट कहा जाता है। इस डाइट में साबुत अनाज, मौसमी फल, सब्जियां, मछली, अंडे और हेल्दी फैट्स शामिल होते हैं। कारण है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, इसका मतलब मेंटल हेल्थ इसका एक बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, इसका कई सारे कारण है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये भी एक बड़ा कारण है। इसकी वजह से डिमेंशिया के लक्षण जल्दी आ सकते हैं या जिसको डिमेंशिया है वो फास्ट प्रोग्रेस हो सकती है। तो कैसे बच सकते हैं डिमेंशिया से? अगर आपको डिमेंशिया से बचना है तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, मतलब रोज फिजिकल एक्टिविटीज करनी होंगी, एक्सरसाइज करना होगा, कार्डियो करना होगा, साथ में आपको हेल्दी डाइट पे ध्यान देना होगा, मतलब मेडिटेरियन डाइट लेनी पड़ती है। इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं,
साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में जो रिच फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेना चाहिए, सैल्मन फिश है या फ्लैक्स सीड्स हैं, इन सब का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। नींद पूरी लेनी है, मतलब आपको 8 से 9 घंटे रोज सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करना, योगा करना, प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। साथ में इसके अतिरिक्त और क्या ध्यान रख सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस को कम करना है, सोशल एक्टिविटीज को बढ़ाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डिमेंशिया से बच सकते हैं। रिसर्च में देखा गया कि जो लोग पत्तेदार साग, जामुन, नट्स और साबुत अनाज खाते हैं उनमें डिमेंशिया का जोखिम कम होता है। डिमेंशिया का मतलब सिर्फ याददाश्त तो खोना नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। लिहाजा समय रहते शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचान कर लाइफस्टाइल में बदलाव करके डिमेंशिया के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ संपन्न हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज शाम दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चले कार्यक्रमों का समापन हो गया। समारोह की शुरुआत में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया। तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआत कदम कदम बढ़ाए जा धुन बजाकर की। बीटिंग रिट्रीट में देश के सफल ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक दिखी। वायुसेना के जवानों ने बैंड परफॉर्मेंस के दौरान सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। सेरेमनी के दौरान सैन्य बैंड्स ने मशहूर कंपोजर ए आर रहमान के जय हो गाने की धुन बजाई। वहीं एयरफोर्स के बैंड ने कई फाइटर जेट्स के ह्यूमन फॉर्मेशंस बनाकर देशभक्ति की धुनें बजाई। बिहार में नीतीश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। वहीं बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने बिहार पुलिस के तहत काम कर रहे स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के जवानों का मानदेय भी बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना में विद्यार्थियों को मिलने वाला अनुदान 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। वहीं मेधावृत्ति योजना में परिवार की अधिकतम वार्षिक सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अहमदाबाद में भूमिगत मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए नियोजित कुल 17 स्टील ब्रिज में से ये 13वां स्टील ब्रिज है। ये स्टील ब्रिज करीब 45,186 टू शेयर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट और इलास्टोमेरिक बेयरिंग से बनाया गया है। साथ ही बेहतर स्थायित्व के लिए इस पर C5 सिस्टम सुरक्षात्मक पेंटिंग की कोटिंग की गई है। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगी माघ मेले में आज साधु संतों और श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली। इस मौके पर सबने एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और भक्ति गीतों पर जमकर थिरके। होली से पहले साधु संतों की ये होली माघ मेले के दंडी बाड़ा के मछली बंदर मठ में देखने को मिली। दंडी सन्यासियों की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। जब माघ मेला खत्म होता है और सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, तब होली से पहले सभी संत और भक्त एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल और फूलों से होली खेलकर इस परंपरा को निभाते हैं और इसके जरिए आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश देते हैं और लोक कल्याण की कामना करते हैं। बिहार में पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। कैथवलिया में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन करने के लिए हर रोज करीब 10 से 15,000 श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। लोग यहाँ आकर इस शिवलिंग का दर्शन पूजन कर रहे हैं और बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। ऐसे में फूल मालाओं और खाने पीने के सामानों की छोटी बड़ी दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। और अब बात टिहरी एग्रो इंटरनेशनल फेस्टिवल की। उत्तराखंड के टिहरी झील में 27 जनवरी से 4 दिवसीय इंटरनेशनल एग्रो फेस्टिवल का आयोजन का आगाज हो चुका है। इस फेस्टिवल में देश विदेश से आए अनुभवी पायलट और एरो स्पोर्ट्स चैंपियंस हिस्सेदारी कर रहे हैं। इसमें दुनिया भर के 11 देशों से आए 57 इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी रोमांचक एक्रोबैटिक खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्रो फेस्टिवल के जरिए एरियल सिल्क, एरियल हूप और पैरा एक्रोबैटिक खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्हें देखने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंच रहे हैं।
टिहरी झील के आसमान में रोमांच और साहस का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस हैरत अंगेज करतब को देखकर दर्शक दंग रह गए। फेस्टिवल के पहले दिन विदेशी खिलाड़ियों ने प्रतापनगर और कुट्टा की पहाड़ियों से उड़ान भरी। पैराग्लाइडरों की रंग बिरंगी उड़ानों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हवा में कलाबाजियां, एक्रोबेटिक मूव्स और पैराशूट जंप ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रोमांच से भर दिया। 11 देशों के विदेशी पायलटों ने पहाड़ियों से उड़ान भरकर हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए और सुरक्षित लैंडिंग करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल ने टिहरी को एक बार फिर टूरिज्म के वर्ल्ड मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। I'm from Turkey. I'm happy to be here. What advice would you give to young pilots? Practice. Practice is the key of the success. And this is my second year in Tehri. Over this beautiful lake, we are gonna have also beautiful flights. I am from Turkey. I'm flying Acro flights for last 2 years, but I'm in paragliding world for almost 6 years. एक्रो फेस्टिवल में 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलट हिस्सा ले रहे हैं। वहीं नेशनल SIV चैंपियनशिप में देश के अलग अलग राज्यों से आए 57 खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आयोजन देश विदेश के साहसिक खेल प्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण बना हुआ है। रोमांच के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्थानीय संस्कृति की झलक और संगीत ने फेस्टिवल के माहौल को और जीवंत बना दिया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि एक्रो फेस्टिवल को भविष्य में और अधिक भव्य और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इससे टिहरी में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तब चाहे एक्रो फ्लाइंग का हो, तब चाहे पैराग्लाइडिंग का हो, तब चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो, तो अच्छी बात यह है कि उसमें हमारे स्थानीय युवाओं को जो है और हमारी बेटियों को अवसर मिल रहा है। आज का बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय जिसमें कि बाहर के बहुत से देश आ रखे हैं, उससे एक गौरव उत्तराखंड को भी मिलता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा इंतजाम जो है हमारे जिलाधिकारी और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है। वहीं खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टिहरी झील में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए SDRF की टीम रेस्क्यू के लिए तैनात की गई है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्रो फेस्टिवल का आयोजन जिले के लिए गर्व का विषय है और भविष्य में टिहरी झील पर ऐसे आयोजनों को और बड़े पैमाने पर करने पर जोर दिया जाएगा। जो टिहरी जनपद है और टिहरी लेक जो इतनी ऐतिहासिक लेक है, जो टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान बनी, क्योंकि 125 गांव डूबे और टिहरी लेक का जन्म हुआ। इट इज एक्चुअली पोजिशंस टिहरी एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन। जब हम इंटरनेशनल एक्रो फेस्टिवल और SIV कंपटीशन की बात करते हैं तो मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि 2026 के इस कंपटीशन में हमारे 11 देशों से 25 प्रतिभागी आए हैं। दिस इटसेल्फ शोज कि अपने आप में ग्लोबली ये कितना स्प्रेड आउट है। टर्की, अर्जेंटीना, सर्बिया, विभिन्न देशों के लोग यहाँ पे आए हैं। दिस मेक्स टिहरी लेक एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन और हम इसी को ही टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड लगातार गत वर्षों से करा रहा है। टिहरी जनपद में हम लोग कोलैबोरेशन में करा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी जितनी भागीदारी है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक नाम जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्रो के लिए होना चाहिए वो टिहरी लेक का हो गया है। अब इसको यह है कि इसको बस परचम और लहराना है और आगे लेके। अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद ने कहा कि टिहरी बांध की झील नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेतों का हब बनकर उभर रही है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की भागीदारी इसकी सबसे बड़ी गवाही है। एडवेंचर टूरिज्म का तो बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जितने भी हमारा जो एक्रो फेस्टिवल होता है उसमें बहुत से देशों के लोग भाग ले रहे हैं। पिछले सालों में भी काफी सारे संख्या में आए थे। अभी भी टर्की, साइबेरिया, बहुत सारी कंट्री से 25 हमारे पास डेलीगेट्स आए हैं और ये विंटर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये इसको इस समय में रखा गया है ताकि उत्तराखंड जो है राउंड द ईयर डेस्टिनेशन बने। एवरी सीजन इज द रीजन टू विजिट उत्तराखंड, तो हर सीजन यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। और टिहरी लेक तो इतनी खूबसूरत है, दुनिया में एक अपना बहुत अच्छा इसका नाम हो गया है। और टिहरी फेस्टिवल, एक्रो फेस्टिवल से हम चाहेंगे कि ये सारे टूरिस्ट और भी जो उत्तराखंड की वादियों में घूमना चाहते हैं तो जरूर अपनी आइटनरी में जरूर इसको जोड़ें और टिहरी अवश्य आएं। इंटरनेशनल एक्रो फेस्टिवल के आयोजन से टिहरी में टूरिज्म को नए पंख लग चुके हैं और आने वाले दिनों में यहां और दूसरे आयोजन भी किए जाएंगे। बता दें कि टिहरी झील ऐतिहासिक है। यहां साल 2026 से इंटरनेशनल एक्रो फेस्टिवल हो रहा है, जिसको और आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर आ गया है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता
आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है, तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 221 अंकों पर 82,566 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 76 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,419 पर पहुंच गया। गुरुवार को चांदी 4 लाख के पार पहुंची। सोने की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आई। सोने की कीमतों ने 12,000 रुपए की छलांग लगाई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,83,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 19,500 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 4,04,500 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 91 रुपए 96 पैसे हो गई। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इस रिपोर्ट में पिछले 1 साल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा रखा गया। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अपर रेंज अनुमान 7.2% और लोअर रेंज अनुमान 6.8% रखा गया है। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर रखा गया है। एआई के लिए इसमें एक अलग चैप्टर है। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक अनोखे मामले की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक नए तरह का फ्रॉड बताया है। दरअसल ये मामला हरियाणा में जाट समुदाय से आने वाले भाई बहन से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब नए तरह का फ्रॉड देखने को मिल रहा है। इस फर्जीवाड़े में समाज के प्रभावशाली वर्ग के लोग केवल आरक्षण का लाभ लेने के उद्देश्य से बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच निखिल कुमार पुनिया नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जाट समुदाय से जुड़े पुनिया ने बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक उम्मीदवार होने के आधार पर मेडिकल कोर्स में दाखिला मांगा था। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, आप पुनिया हैं, आप किस समुदाय से हैं? इस सवाल के जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जाट पुनिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पूछा, तो फिर आप अल्पसंख्यक कैसे हो गए? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि उम्मीदवार ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, जो उसका अधिकार है। याचिकाकर्ता की तरफ से यह जवाब सुनकर चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, वाह, ये एक नए तरह का फ्रॉड है। हरियाणा से होने के कारण चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पाया कि भाई बहन हिसार जिले के धनी सतरोद कला गांव से हैं। जब भाई बहन के नीट पीजी आवेदन पत्रों की जांच की गई तो पाया गया कि दोनों ने सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपनाकर पिछले साल हिसार के उप विभागीय अधिकारी से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हासिल कर लिए थे। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वो उसे अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गाइडलाइंस के बारे में बताए। साथ ही ये भी बताए कि क्या ऊंची जाति के जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार बौद्ध धर्म अपनाने का दावा करके अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी बताएं कि क्या ये जायज है, खास करके जब उम्मीदवार ने पिछले आवेदन में खुद को सामान्य वर्ग का बताया था और फिर उसने खुद को बौद्ध अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पर आगे सुनवाई होगी और हरियाणा सरकार को अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धर्म बदलना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसका गलत फायदा उठाकर आरक्षण हथियाना जायज नहीं है। इस मामले को लेकर हमने हरियाणा के सोनीपत में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अल्पसंख्यक धर्म को अपनाकर फायदा उठाना कितना सही है? जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष अंतिल है और जितना मैं इस विषय को समझता हूँ, संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो अधिकार देता है धर्म परिवर्तन की, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आप किस उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करते हो। वो आपको ना सुप्रीम कोर्ट बता सकते ना कोई बता सकता कि आपकी इच्छा क्या है धर्म परिवर्तन की। जो आरक्षण है वो डिप्राइव्ड क्लास के लिए दिया गया था, यानी कि वंचित वर्ग के लिए, ना कि सक्षम वर्ग के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है। जी, चिंता का विषय है, क्योंकि अगर सभी लोग इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करेंगे तो एक तो भारत में बहुत बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन की घटनाओं को अंजाम मिलेगा, जिससे कई धार्मिक इशू और भी भड़क सकते हैं जो कि भारत में चलते ही हैं। और दूसरा, जो वंचित वर्ग है उसको आरक्षण तो मिल ही नहीं पाएगा। 1950 से लेकर आज तक वंचित वर्ग तो वंचित ही रह गया है, सक्षम है। तो अगर वंचित वर्ग को सच में आरक्षण मिला है तो वंचित क्यों है? और अगर वो उनको अभी भी आरक्षण मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लूपहोल है। क्या धर्म बदल कर फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक केस चलना चाहिए?
देखिए, जो मामला आपने अभी उजागर किया कि धर्म परिवर्तन करके लोग आरक्षण ले रहे हैं और उस आरक्षण से नौकरी मिल रही है, तो पहली बात तो जो अमीर लोग हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, उनको सामान्य कंपटीशन में आकर जो है नौकरी के लिए और दाखिले के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा पहलू भी है इस बात पे कि आज़ादी को काफ़ी साल हो चुके हैं और जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए था वो काफ़ी हद तक जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे चले गए हैं, चाहे वो स्वर्ण भी क्यों ना हो। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है कि किसी का मतलब जो कोटा मिला है उसके खिलाफ जाके कोई भी इसका काम ना करे। अभी जो मुद्दा उठा हिसार से, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी रुख अपनाया, उनके अपील को भी खारिज किया और सख्त आदेश दिया अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कि भाई उनकी जांच होनी चाहिए जो लोग मतलब इसके सर्टिफिकेट को इशू किया है। और मैं उन यूनिवर्सिटीज़ को भी कहूँगा, भाई बिना जांचे वो कैसे एडमिशन दे दिया। अगर मैं हरियाणा से गया हूँ, मेरा डोमिसाइल हरियाणा का है, तो उस यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट तो करना चाहिए ना यहाँ के गवर्नमेंट जो भी हैं कि भाई जांच करके दो कि क्या ये सचमुच में है या बाद में अडॉप्ट कर लिया, जबकि वो परिवार शुरू से सामान्य वर्ग का है और केवल एडमिशन के लिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत है सर। और धर्म आस्था के लिए बदलना चाहिए या एडमिशन जॉब के लिए? नहीं, आस्था में हो तो ठीक है, ये एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए और जहाज का टिकट कैंसिल कम कराने के लिए, रेलवे का टिकट कम कराने, इसके लिए नहीं बनाया ये हम आस्था के लिए जा सकते हैं, इनके लिए नहीं बनाया ये चीज़। क्या मानते हो कि अल्पसंख्यक लोगों का हक छीना जा रहा है? बिल्कुल छीना जा रहा है। अगर इस तरह के वारदात आ रहे हैं तो ऐसे कितने दबे होंगे जो अलग अलग राज्यों में होंगे। ये तो उजागर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया, ऐसे तो कितने दबे होंगे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगी एशिया की सबसे बड़ी एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया की। 28 जनवरी से शुरू हुए इस एक्सपो में जहां न सिर्फ एविएशन और डिफेंस की दुनिया में भारत रूस की दोस्ती नजर आई है, आत्मनिर्भर भारत की धमक दिखी, बल्कि ये तस्वीर भी नजर आ रही है कि कैसे भारत तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने के बाद वैश्विक विमानन हब बनने के लक्ष्य की ओर है। ये एक्सपो 31 जनवरी तक चलेगी, जहां ड्रोन शो और एरोबैटिक शो भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। ये एविएशन के सुपर पावर की तस्वीर है। ये हिंदुस्तान के दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने की तस्वीर है। This is your captain speaking. We are about to touch down at the Begumpet Airport. If you look out of your window, you will see the Hyderabad skyline in all its glory. Welcome to Wings India 2026, where we gather at the heartbeat of Indian aviation to chart the course for a global future. ये आत्मनिर्भर भारत की धमक है। ये एविएशन में देश की वैश्विक उड़ान का प्रदर्शन है, जिसका नाम है विंग्स इंडिया। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम की शुरुआत एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने की और आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने एशिया की सबसे बड़ी एविएशन एक्सपो का शुभारंभ किया। विंग्स इंडिया एक्सपो में सुखोई सुपरजेट 100 यानी SJ-100 देखने को मिलेगा। 87 से लेकर 103 सीटों और ट्विन इंजन वाला ये विमान रूस से आया है। ये विमान 3000 से 4300 किलोमीटर की सीमा तक उड़ान भर सकता है, जिसे अब HAL के साथ मिलकर भारत भी बनाएगा। ये पहला ऐसा विमान है जो भारत आया है, HAL इसे लेकर आया है और आने वाले दिनों में भारत में इसे बनाया जाएगा। HAL इसे UAC के साथ मिलकर बनाएगा, तो मेक इन इंडिया के साथ नए आयाम खुलेंगे। हमने देखा कि किस तरह से रशिया के जो पायलट्स हैं, टेस्ट पायलट्स, जो चीफ पायलट हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सुपरजेट 100 के साथ पूरी जो टीम है रशिया की वो यहाँ पर आई हुई है।
ये सब भारत में आए हैं क्योंकि भारत एक बड़ा ग्लोबल मार्केट है एविएशन की, जहां तक बात की जाए। और ये आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर की जो सिटिंग है वो कैसी है सुपरजेट 100 की। शगुन भारद्वाज मेरे साथ हैं जो आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो ये पहला सुपरजेट 100 है जो भारत में है। HAL के साथ मिलकर इसको बनाया जाएगा। सिविल एविएशन के लिए एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान बनेगा। ये HAL का बनाया गया हेलीकॉप्टर ध्रुव न्यू जनरेशन है जो विंग्स ऑफ इंडिया में पंख फैलाए नजर आया। 5.5 टन वजनी ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसने 30 दिसंबर 2025 को पहली सफल उड़ान भरी थी। इसे नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। किस तरह से ध्रुव न्यू जनरेशन यानी ध्रुव का एक बिल्कुल नया अवतार रखा गया है जिसे HAL बना रहा है सिविल एविएशन के लिए। यानी ये हेलीकॉप्टर जो अब तक आप सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ देखते थे, अब इसे एक नए अवतार में बनाया जा रहा है सिविल एविएशन के लिए। और पहली खेप में 10 हेलीकॉप्टर्स HAL बनाएगा जिन्हें नागरिक उड्डयन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, VIPs के लिए या जिस तरह से दूसरे हेलीकॉप्टर्स अभी इस्तेमाल होते हैं टूरिज्म पर्पसेस के लिए, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। HAL ने ध्रुव न्यू जनरेशन में भारत के लिए खास तौर पर कई मॉडिफिकेशन किए हैं। हमारा देश में जो कंडीशंस एक्सिस्ट करता है, डस्ट, ह्यूमिडिटी, हॉट टेम्परेचर, इसके लिए स्पेसिफिकली ये हेलीकॉप्टर का इंजन को हमने और मजबूत बनाया है। ज़्यादा पावर है इसमें। सेकेंडली ये दोनों इंजन्स आपस में बात करते हैं तो दोनों आपस में मेंटेन करते हैं, पावर मेंटेन करते हैं। तीसरा, अगर एक इंजन को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे इंजन कॉम्पेंसेट करते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और रूस अब वायु शक्ति के साथ साथ सिविल एविएशन में भी मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विंग्स इंडिया में ऑरस नाम का एक बिजनेस एयरक्राफ्ट भी दिखाया गया। आपको हम दिखा रहे हैं ऑरस, ये वो एयरक्राफ्ट है जो बिजनेस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और भारत में HAL और रूस की UAC इसे मिलकर बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये सुपर बिजनेस जेट कैसा दिखता है आपको पहली बार हम दिखाने वाले हैं। किस तरह के मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि ये बिजनेस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है तो इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या को ज़रूरत के मुताबिक घटाया और 16 तक बढ़ाया जा सकता है। कोई बिजनेस क्लास पैसेंजर या फिर कोई स्टेट हेड इस विमान को इस्तेमाल करता है तो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा के साथ साथ अपने काम को कैसे लगातार जारी रखा जा सकता है पूरे कंफर्ट और सेफ्टी के साथ, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। डिस्प्लेज यहाँ पर हैं ताकि आपको जर्नी के बारे में लगातार पता चलता रहे कि आप कहाँ पहुँचे हैं या दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए भी यहाँ पर पूरा इंतजाम है। किस तरह का अरेंजमेंट, आप देखिए कि किसी एयरक्राफ्ट में इस तरह का अरेंजमेंट कम दिखाई देता है। और ये पहली तस्वीरें हैं ऑरस की जिसे राष्ट्रपति पुतिन भी इस्तेमाल करते हैं अपनी जर्नी के लिए। ये विमान आम विमानों से बेहद अलग है। लंबी यात्रा करने वाले VIPs के लिए ये एयरक्राफ्ट काफी सुविधाजनक और आरामदायक साबित होगा। यहाँ पर फ्लाइट पर उनको कैसे जो बेदिंग के लिए ज़रूरी है उनके लिए यहाँ पर ख़ास स्नान घर भी है विमान के ऊपर। तो पूरा इंतज़ाम यहाँ पर यात्रा की सुरक्षा के साथ साथ, यात्रा लंबी है तो कैसे उसके दौरान डिग्निटरीज हैं जिनके पास वक्त अमूमन कम होता है, उनका वक्त बहुत कीमती होता है, वो अपने कामकाज को जारी रख सकते हैं। जो कंपनी है UAC वो रूस की एकमात्र बड़ी एरो डिफेंस कंपनी है जो जहाज़ बनाती है, फाइटर्स बनाती है, Su-30 के तरह के विमान जो बनाती है जिन्हें भारत के लिए पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो वही UAC HAL के साथ मिलकर भारत में इस तरह का विमान बनाएगी। बेगमपेट का आसमान भी इस दौरान रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिखा। विमानों के इस मेले में हुआ ये शानदार ड्रोन शो हर किसी का मन मोहता नजर आया। हरे रंग की रोशनी से जगमगाते ड्रोन्स जब नीले रंग में समाते दिखे तो रंग और भी गहरा होता चला गया। एक विमान की विंडो वाली आकृति के बीच से जगमगाता चार मीनार जो हैदराबाद की शान है उसके साथ विमान नजर आया।
इन ड्रोन्स ने भारत का नक्शा भी बनाया, जिसमें लाल और नीले रंग में विमान के प्रतीक देश भर के हवाई अड्डों को जोड़ रहे थे और फिर एक इमेज घूमते हुए ग्लोब में गायब होती नजर आई। अलग अलग फॉर्मेशन में आयोजित किया गया ये ड्रोन शो इस एरोबेटिक शो का आकर्षण रहा, जिसमें भारत के विमानन सफर को बखूबी बयां किया गया। विमानों के एग्जीबिशन के साथ ही यहाँ सूर्य किरण टीम के करतब और ड्रोन शो ने 4 चांद लगा दिए। हैदराबाद में विंग्स इंडिया विमान प्रदर्शनी और ड्रोन शो का मकसद ही भारतीय एविएशन सेक्टर के लगातार हो रहे विकास, बदलाव और उसकी काबिलियत को विश्व स्तर पर दिखाना है, ताकि दुनिया को हिंदुस्तान की उड़ान क्षमता के जरिए उसकी आत्मनिर्भर ताकत का अंदाजा हो। वर्ल्ड कप से पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने दी टीम इंडिया को चेतावनी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मैच के लिए टीम इंडिया आज तिरुवनंतपुरम पहुंच गई। तिरुवनंतपुरम के इस ग्राउंड पर गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। बल्लेबाजों को यहां रनों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि यहां पर ओस काफी अहम रोल निभाती है, जिसके चलते रनों का पीछा करना काफी आसान हो जाता है। यानी टॉस जीतने वाला कप्तान यहाँ पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। सूर्या एंड कंपनी सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है, लेकिन चौथे मैच में हार के बाद और T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इस सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में केवल 1 हफ्ते का वक्त बचा है। भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताब का प्रबल दावेदार बनकर उतरेगा। हालांकि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को चेताते हुए कहा है कि भारत के लिए ये रास्ता उतना आसान नहीं होगा जितना दिख रहा है। रोहित के मुताबिक टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को एक साथ खिलाया जाए या पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ वरुण पर भरोसा किया जाए। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट ऐसे समय पर है जब सर्दी से गर्मी की ओर मौसम बदलता है। ऐसे में शाम के मैचों में भारी ओस होगी, जो स्पिन गेंदबाजी पर प्रभाव डाल सकती है। नीदरलैंड के ऑलराउंडर भारतीय मूल के आर्यन दत्त उम्मीद कर रहे हैं कि वो 10 फरवरी को दिल्ली में अपने परिवार के सदस्यों के सामने खेलेंगे। यही नहीं, ठीक 8 दिन बाद यानी 18 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी उनके शामिल होने की संभावना है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वो अपनी इस यात्रा को लेकर बेहद खुश हैं। 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड और नामीबिया का मैच 10 फरवरी को दिल्ली में खेला जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर और विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख इस साल के अंत में नॉर्वे महिला शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। 2024 में इसकी शुरुआत के बाद से वो इस महिला टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन जाएंगी। देशमुख पिछले साल के शानदार प्रदर्शन के बाद ओस्लो पहुंचेंगी, जहां 25 मई से 5 जून तक ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। 19 साल की दिव्या ने पिछले साल बटुमी में आयोजित महिला विश्व कप जीतने के साथ कई अहम उपलब्धियां हासिल की, जिनमें ग्रैंड मास्टर्स का खिताब कायम रखना, महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त करना शामिल है। वर्ल्ड कप नंबर 1 एरिना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में फिर कमाल किया। बेलारूस के इस स्टार खिलाड़ी ने आज यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाते हुए सीधे सेटों में जीत दर्ज की और लगातार चौथी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सबालेंका ने ये मुकाबला महज 1 घंटे 16 मिनट में खत्म कर दिया और इस तरह वो ओपन एरा में ऑस्ट्रेलियन ओपन के लगातार 4 सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।